अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड हेल्दी। लेट मी स्टार्ट लेक्चर जो कि हमने प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट किया हुआ था और उसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस। जैसे कि हमने प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर अब देखा है हमने, और हमने देखा कि इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि रिस्क को कैसे प्लान करना है, रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर हमने एनालिसिस कैसे करना है। यानी जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क क्या है और उससे हमें कैसे पता चला कि वी नीड फर्स्टली टू आइडेंटिफाई द रिस्क, हमें प्लान करना पड़ेगा। उसके लिए हमने प्लानिंग की। प्लानिंग के बाद हमने देखा कि कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, उन रिस्क को हाईलाइट करने के लिए आइडेंटिफिकेशन की। और आइडेंटिफिकेशन करने से डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जब हमने आइडेंटिफिकेशन की तो हमें उससे रिस्क रजिस्टर मिला। और जिस रजिस्टर में हमने हर एक रिस्क की वट एवर बिलोंग्स टू पीपल, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस या मार्केट रिस्क है या फाइनेंस रिस्क है, जिस तरह का भी रिस्क है हमने उसके लिए एक प्रॉपर रिस्क रजिस्टर बनाया और उसके सारे एलिमेंट्स को कंप्लीट किया। और जैसे कि आपने मुझे इसको अच्छे से एक असाइनमेंट भी कंपाइल करके आप सबने मेरे साथ शेयर की। और उसके बाद जब हमें रिस्क रजिस्टर मिला और हमें रिस्क रजिस्टर से हमें पता चला कि दीज आर द लिस्ट ऑफ द रिस्क। अब हमने जब उससे रिस्क कर लिया है, अब हमारा उसका काम है कि रिस्क रजिस्टर हमारे पास रिस्क आए हैं और हमें पता चला इस तरह के रिस्क हैं। अब हमें उसके ऊपर क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करना है, उससे हमें क्या फायदा होगा, कौन सी टेक्निक यूज करते हुए हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, इस चैप्टर में, इस कंटेंट में, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करते हैं। सो लेट वी स्टार्ट फॉर टुडेज लेक्चर। Okay, so according to the content, we have to discuss what type of the outline we have to cover on this in this topic. और आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है कि what is risk management, discuss in detail, तो definitely you are discuss each and every process, जैसे कि planning, identification, analysis में qualitative analysis, quantitative analysis, इसको response कैसे करना है या उसको monitor control कैसे करना है। अगर आपको कभी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि what is risk management, जिसमें आपको पता चल रहा है कि पूरा चैप्टर इसमें आ रहा है, क्योंकि रिस्क को मैनेज करने के लिए तो प्रोसेसेस हैं और प्रोसेसेस अभी तक हम अपने थर्ड स्टेप पे हैं, तो आपको वो सब जो है समराइज करके एक्सप्लेन करना है। बट अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि रिस्क एनालिसिस क्या है और किस तरह के रिस्क एनालिसिस होते हैं और क्यों होते हैं, तो तब आपने यहाँ पे रिस्क एनालिसिस की बात करनी है। यहाँ दो तरह के रिस्क होंगे हमारे पास, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, लेकिन पहले हम बात करेंगे आज क्वालिटेटिव रिस्क के बारे में। तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को कंपाइल करेंगे, लेट वी सी। फर्स्टली वी डिस्कस रिस्क एनालिसिस क्या है, किस तरह के रिस्क एनालिसिस होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे रिस्क क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस को परफॉर्म कैसे किया जाता है, उसके लिए हम टेक्निक्स कौन कौन सी यूज करते हैं, लाइक प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट मैट्रिक्स। इसके अलावा टेक्निक होती है टॉप 10 रिस्क ट्रैकिंग टेक्निक है हमारे पास। फिर हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट रिव्यूज कैसे होते हैं, एंड द लास्ट वन के क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस करने के बाद व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट वी हैव आफ्टर द रिस्क एनालिसिस। So let me start and discuss each and every content of this topic. So अब हम बात करने लगे हैं फर्स्ट पॉइंट, रिस्क एनालिसिस। आप अपने हेडिंग और कंटेंट से ही अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हमने रिस्क को एनालिसिस देखना है कि रिस्क एनालिसिस है क्या और हम इसमें किस किस तरीके से रिस्क एनालाइज कर सकते हैं। अब रिस्क एनालिसिस की बात अगर हम करते हैं तो रिस्क एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, पोटेंशियल इश्यूज, पोटेंशियल रिस्क देखते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट को अफेक्ट करेंगे, नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट के इनिशिएटिव्स को नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। तो उस वक्त ऐसे प्रोसेसेस जहां पे हम अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिस्क एनालिसिस। दैट इज कॉल्ड रिस्क एनालिसिस। अब यहाँ हमारे पास क्या है, ये रिस्क एनालिसिस कैसे हम इसको कर सकते हैं और इसको हम क्यों करते हैं। रिस्क एनालिसिस हमने बोला कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, अपने ताकि नेगेटिव इम्पैक्ट ना क्रिएट हो सके प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट को मैनेज कर अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है, ऑर्गेनाइजेशन रियली अंडरस्टैंड कर पाती है कि कौन सी चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करना है, कौन सी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, या कौन से पॉइंट को हमें मिटिगेट करना है। अब मिटिगेट करना मतलब रिड्यूस करना है इन रिस्क को देखते हुए। दैट्स वाई वी डू अ रिस्क एनालिसिस। अब रिस्क एनालिसिस किस तरह के होते हैं, रिस्क एनालिसिस हमारे पास दो तरह के हैं, एक होता है क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, एक होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। जब हम रिस्क रजिस्टर क्रिएट कर लेते हैं, उससे हमें नंबर ऑफ रिस्क का पता चलता है कि इतने हमारे पास रिस्क आए हैं। उस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस पर प्रॉपरली काम करने के लिए हमें नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस।
क्वालिटेटिव एनालिसिस से जब हम अपने रिस्क को ग्राफिकली और टेक्निकली मैनेज देख लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ दिस रिस्क और उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या चांसेस हैं आने के, वो देखने के बाद हम उसके ऊपर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। यानी हर एक स्टेप फॉरवर्ड चल रहा है। अगर आप यहाँ एक डायग्राम भी देखो तो यहाँ आपके सामने पूरा फेज है जब हम मूव कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट में। तो सबसे पहला हमने क्या करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान करना होता है कि हमें ये देखना होता है कि करना हमने क्या है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन का मतलब है हमें रिस्क फाइंड आउट करने होते हैं कि किस किस वजह से रिस्क आ सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, क्या कंडीशंस हो सकती हैं। फिर जो अगर रिस्क हमें पता है कि इस तरह के रजिस्टर आ रहे हैं, रिस्क रजिस्टर अब आ गया हमारे पास जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रिस्क है। अब जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई की हैं उसके ऊपर क्वालिटेटिव एनालिसिस हमने करना है, और ताकि हमें पता चल सके कि कौन से रिस्क को पहले सॉल्व करना जरूरी है, कौन से रिस्क को हमें बाद में सॉल्व करना जरूरी है, या उनकी प्रायोरिटाइजेशन क्या है, उनकी रैंकिंग क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस को। उसके बाद जब क्वांटिटेटिव हो जाता है तो हम फिर डिसाइड करते हैं एक्शन हमने क्या लेना है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। एंड लास्ट वन इज अ मॉनिटर एंड कंट्रोल। यानी अगर हम बात करें तो अभी का हमारा जो हम पहुंचे हैं, हमारी टेस्ट टारगेट हुआ इस चैप्टर का, हम इस पॉइंट तक पहुंचे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो रिस्क एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस था जो आइडेंटिफाई कर रहा था कि हम एनालाइज कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे पोटेंशियल रिस्क क्या हैं और ऐसे कौन से रिस्क हैं जो प्रोजेक्ट पे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इस प्रोसेस से हम साथ साथ ये देख सकें कि हमने रिस्क को अवॉइड कैसे करना है, रिस्क को कंट्रोल कैसे करना है और रिस्क को हमने मिटिगेट कैसे करना है। उसके लिए हमारे पास दो तरह के रिस्क थे, क्वालिटेटिव रिस्क था और क्वांटिटेटिव रिस्क था। सो लेट वी सी हाउ कैन वी परफॉर्म अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हम क्यों करते हैं और क्या तरीका है क्वालिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस तो हमें पता है कि पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन अब क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस क्या है, जिसमें हम अपने हर एक रिस्क की प्रोबेबिलिटी और उसका इम्पैक्ट देखते हैं जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई किए हैं। यानी जब हम रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे थे तो मैंने ये लिस्ट आउट कर दिया, ये पॉइंट कर दिया, ये पॉइंट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई टास्क देती हूँ और आप मुझे आके कल कहते हो कि मैम मैं आपको 2 दिन का टारगेट दे रही हूँ, उसको आपने कंप्लीट करना है। फिर कोई स्टूडेंट मुझे कह रहे कि मैम मेरे घर में कंप्यूटर का इशू है, मेरे पास एक ही लैपटॉप है, मेरे जो सिबलिंग्स हैं उन्होंने यूज़ करना होता है। कोई मुझे कह रहा है मैम मेरे पास इंटरनेट नहीं है और मुझे इंटरनेट से डाटा असेस करना है। कोई मुझे कह रहा है मेरे घर में लाइट नहीं है, मुझे इसे ये असेस करना है। कोई मुझे कह रहा है मुझे असाइनमेंट ही समझ नहीं आ रही है, मैंने इसके लेक्चर्स नहीं लिए हैं। तो आप ये देखो, ये चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ये हमारे पास रिस्क हो सकते हैं। अब हमारा काम है क्वालिटेटिव एनालिसिस में कि जो आपने मुझे लिस्ट आउट करवाए हैं, जो हमने आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में मैंने रजिस्टर में लिखा है कि इस तरह के रिस्क आ रहे हैं। अब मेरा काम है मुझे ये देखना है कि अगर ये रिस्क आ जाते हैं तो इससे मेरा क्या इम्पैक्ट होने वाला है और मेरे प्रोजेक्ट पे कितने % इफेक्ट पड़ने वाला है। दिस इज अ क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें हम प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट देखें जो हमने आइडेंटिफाई किए थे आइडेंटिफिकेशन के स्टेप में रिस्क को, ताकि हम ये देख सकें कि उसका लेवल ऑफ अकरेंस क्या है और उसकी प्रायोरिटी क्या है। लेवल आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था कि हम प्रोबेबिलिटी और जो है इम्पैक्ट का टास्क यूज करते हैं। लाइकलीहुड इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, दैट इज अबाउट द मैग्नीट्यूड। और साथ साथ हमें इसमें ये भी पता चलेगा कि अगर एक रिस्क आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, उससे ये इम्पैक्ट होने वाला है, तो फिर हम ये भी डिसाइड करेंगे कि कौन से रिस्क को किस रैंक में रखना है, टॉप पे रखना है, सेकंड पे रखना है, थर्ड पे रखना है, यानी हमें उसे प्रायोरिटाइज भी करना है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम अक्रेंस और इम्पैक्ट के साथ साथ उसको प्रायोरिटाइज भी करेंगे। किन रिस्क को करेंगे, जो हमने आइडेंटिफिकेशन जो हमने रजिस्टर्स पे रखे हुए हैं। तो अब हमारे पास यहाँ बात ये आती है कि इनको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए और प्रायोरिटीज देखने के लिए हम कौन सी टेक्निक्स और कौन सी फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। तो पहली पॉइंट, क्योंकि पहला पोर्शन हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड देखना है। मैग्नीट्यूड का मतलब हमने देखना है कि प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट क्या है। तो उसके लिए मैं कौन सा मैट्रिक्स यूज करूंगी, प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट मैट्रिक्स। ये मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एक मैट्रिक टेबल, उससे हम लिखेंगे और जो जिससे हम क्या प्रोड्यूस कर पाएंगे, हम अपने रिस्क को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। अब रिस्क को प्रायोरिटी देने के लिए जो है टास्क कर पाएंगे वो उसके लिए फिर हम अलग टेक्निक यूज करेंगे, टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग टेक्निक। हम इससे उस चीज को भी इंप्लीमेंट करेंगे, उन चीजों को भी हम यहाँ देखेंगे। यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस में दो काम था, मैग्नीट्यूड और प्रायोरिटी। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी आइटम मैट्रिक्स देखेंगे जिससे हम अपनी प्रायोरिटी फाइंड आउट कर पाएंगे, और प्रायोरिटी को ट्रैक करने के लिए वी कैन यूज अ टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग टेक्निक। और उसके बाद फाइनली हमारा थर्ड टास्क क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपर्ट जजमेंट। हम एक्सपर्ट जजमेंट लेंगे। अब आप ये देखो कि अगर आपसे ये
पूछ जाता है कि हाउ कैन यू परफॉर्म क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो आप ये इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हो कि इनपुट में हम प्लान लेते हैं, प्रोजेक्ट का स्कोप लेते हैं, रिस्क रजिस्टर पकड़ते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस एसेट्स को भी फॉलो करते हैं। इनको लेते हुए हम रिस्क, प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को चूज करते हैं। ये रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी असेसमेंट होती है। असेसमेंट का मतलब ये है कि आप देखो कि क्या प्रोबेबिलिटीज हैं और क्या असेसमेंट है, फिर उसके ऊपर उसका हम मैट्रिक्स बनाते हैं प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट का। फिर हम क्वालिटी असेसमेंट भी देखते हैं, उसके बाद रिस्क को कैटेगराइज करते हैं यानी प्रायोरिटाइज करते हैं, और फिर हम क्या यूज कर रहे होते हैं, एक्सपर्ट जजमेंट यूज कर रहे होते हैं। उससे हमें क्या मिलता है, अपडेटेड रिस्क रजिस्टर भी अपडेट हो जाता है क्योंकि हमने तब आइडेंटिफाई किया होता है। अब उसके बाद जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेते हो तो आपका रिस्क अपडेट होता है। हो सकता है उसमें जो रैंक का कॉलम था वो चेंज हो जाए, हो सकता है उसकी रूट कॉज कुछ और हो जाए तो हमें वो चेंज करनी पड़ती है, और एज वेल एज हमारे प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन भी अपडेट हो जाता है। इस तरीके से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। फिर मैं बोल रही हूँ क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने आइडेंटिफाइड रिस्क को क्या करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट देखते हैं और उसकी बेस पे हम उन्हें प्रायोरिटाइज करते हैं, और एज वेल एज हम क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्सपर्ट जजमेंट्स। अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी की और मैट्रिक्स की। उसमें हमने बोला था क्योंकि क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को देखते हुए आइडेंटिफाई कर रहे हैं रिस्क को कि क्या उसका लेवल ऑफ रिस्क है, और जिसकी बेस पे हम आगे से रिस्क को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो उसकी जो टेक्निक थी फर्स्ट वो थी प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स को यूज करते हुए हम आइडेंटिफाई करें, हम एनालाइज करें कि रिस्क की क्या किस लेवल पे रिलाई कर रहा है, क्या रिस्क एक्सेप्टेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है या रिस्क का लेवल लो है। और इसके हमने थोड़ी डिस्कशन अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी की थी। तो यहाँ हम अपने मैट्रिक्स को यूज कर रहे हैं। तो आपको पता है मैट्रिक्स जो है वो रोज और कॉलम से मिलकर एक मैट्रिक्स बनता है। तो यहाँ उन्होंने जो आपके सामने डायग्राम है, ये डायग्राम मैंने कलेक्ट किया है। जो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको नजर आ रहा है दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, एंड जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको नजर आ रहा है दैट इज अ इम्पैक्ट। अब हम यहाँ बात करते हैं कि very likely present to be a high, likely represent to be a medium और unlikely represent to be a low। तो हमें पता है कि probability और impact, हमने एग्जांपल भी देखी कि अगर हाई probability और हाई impact हो तो क्या कंडीशंस होती हैं, अगर हाई प्रोबेबिलिटी हो और लो इम्पैक्ट हो तो क्या फर्क पड़ता है, ये हमने चीजें डिस्कस की थी। यानी अब हम अपने जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई किए अपने आइडेंटिफिकेशन के स्टेप में, अब उसको हमने देखना है कि वो कौन से स्केल पे रिलाई कर रहा है। अब हमें उसके देखने के लिए हम मैट्रिक्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो ये बात करता है कि एक मेट्रोलॉजिस्ट है, यानी वो लोग होते हैं जो मैथमेटिकल मॉडल और स्टेटिस्टिकल मॉडल को यूज करते हुए वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं और हमें बताते हैं कि आज का मौसम जो है वो कैसा रहेगा। तो उसके मुताबिक एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक स्वेयर रेन शावर होने वाला है और जो है नेक्स्ट बारिश होने वाली है। लेकिन आप सपोज करो कि यू हैव ऑन दैट डे आपकी वेडिंग है या इंपॉर्टेंट आपकी सेरेमनी है या आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, बट क्या होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अगर उस दिन बारिश हो जाती है तो हाई इंपैक्ट होने वाला है, यानी आप वो अटेंड नहीं कर पा रहे हो, मिस कर रहे हो, वेडिंग नहीं हो पाएगी, कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाएगी। तो दैट इज टाइप ऑफ द रिस्क हम हाईलाइट कर पाएंगे। तो ये कंडीशन हुई कि प्रोबेबिलिटी हाई थी जिससे हाई इंपैक्ट होने वाला है, तो डेफिनेटली हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं इस एरिया में रिलाई कर रहा है इसमें। तो उसके मुताबिक ये मैट्रिक्स हमें हेल्प करेगा इसको किस पॉइंट में रखना है, किस पॉइंट के अंदर इसको सेट करना है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं इस तरीके से जो रिस्क हमने हाईलाइट किए थे। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने आगे एग्जांपल्स ली, अब आप मुझे कहते हो मैम हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो अगर आप मुझे कहते हो कि मैम यहाँ पे क्या हुआ है कि रिस्क को उन्होंने बोला कि कल लाइट जानी है, तो इसके मतलब ये है कि अब मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है कि आपने कल डेडलाइन सबमिट करवानी है, तो हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, लाइट जा रही है। और अगर इम्पैक्ट क्या होता है, अगर लाइट चले जाती है तो डेफिनेटली यू कैन नॉट कंप्लीट योर असाइनमेंट ऑन दैट डे, तो आप वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब इसका हाई इम्पैक्ट होने वाला आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो अब ये क्या होगा कि हाई रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी, तो फिर डेफिनेटली मैं आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का रिस्क होगा, सपोज उसको मैंने कोड दिया रिस्क ई, ठीक है, E1 मैंने उसको रिस्क का नाम दिया है, रिस्क इलेक्ट्रिसिटी 1, ये मेरा कोड है। तो फिर डेफिनेटली मैं उसको कहाँ रखूंगी, इस स्केल पे रखूंगी। तो इस प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर को ये फ़ायदा हो पा रहा था कि वो इजीली रिस्क को मैनेज कर पा रहा था। जो उसने लिस्ट आउट रिस्क को किए थे वो उसकी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को देखते हुए उसको उस क्राइटेरिया में सेट कर पा रहा था, उसको रख पा रहा था। और प्रोबेबिलिटी देखने के लिए वो अपने वाई एक्सिस में देख रहा था और इम्पैक्ट को देखने के लिए वो एक्स एक्सिस में देख रहा था, और जिसकी बेस पे अपने रिस्क की इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी को देखते हुए उसको वहाँ पे कैटेगराइज कर रहा था। इससे उसे ये फ़ायदा हो रहा था, एज वेल एज उससे ये हेल्प हो रही थी कि वो ये देख पाए कि मुझे
अटेंशन देख पाए कि किस रिस्क को पहले अटेंशन देनी है या किस रिस्क को क्या अटेंशन देना कितना ज़रूरी है। इस अप्रोच से अनदर पॉइंट इज दैट इस अप्रोच से जो प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स थे वो भी सोच पा रहे थे कि देख पा रहे थे कि किस किस तरह के रिस्क किस इम्पैक्ट के साथ और कितने % चांसेस के साथ प्रोजेक्ट में आ सकते हैं, और उनको हमने क्या वो रिस्क हाई है, क्या वो मीडियम है, क्या वो लो रिस्क है, और उसके मुताबिक हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, हम ये भी हाईलाइट कर पा रहे थे। और दैट्स वाई यहाँ अगर मैं इसको ओवरऑल बोलूँ, द प्रोडक्ट मैट्रिक्स इम्पैक्ट मैट्रिक्स हैव टू समराइज द कैटेगरी ऑफ द रिस्क कि वो कौन से रिस्क में रिलाई कर रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके सामने ये एक एग्जांपल है कि मैट्रिक्स बना हुआ है, द प्रोबेबिलिटी विद द हाई मीडियम एंड लो एंड इम्पैक्ट विद द हाई मीडियम एंड लो। अगर फॉर एग्जांपल देयर वी आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट और हमने रिस्क में हमारे रिस्क रजिस्टर में देयर और द 11 to 15 रिस्क है हमारे पास। अब क्या हुआ कि जब मैंने वो रिस्क लिस्ट आउट किए, उसकी रूट कॉजेज देखी और उसमें सारी चीज़ें जो रिस्क रजिस्टर के एलिमेंट में मैप किया वो हमने देखा। अब मेरा काम था कि उसको देखना है कि उसका इम्पैक्ट और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी देखने के लिए हम डेफिनेटली क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। अब वो देखने के लिए मैं देखूंगी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख रहे हो सेल के अंदर नंबर ऑफ रिस्क लिखे हुए हैं, इसका मतलब जब उन्होंने इसका एनालिसिस किया रिस्क 1 का, तो उसके मुताबिक रिस्क 1 की प्रोबेबिलिटी हाई थी और उस हाई प्रोबेबिलिटी की वजह से हाई इम्पैक्ट भी होने वाला था प्रोजेक्ट पे। तो डेफिनेटली दिस बिलोंग टू दैट कैटेगरी, इस सेल में बिलोंग कर रही है। अगर रिस्क नंबर मैं 2 की बात करती हूँ तो उसके रिस्क के मुताबिक प्रोबेबिलिटी तो मीडियम है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है कैन बी मीडियम हो सकता है। तो डेफिनेटली रिस्क 2 बिलोंग टू दिस सेल। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो रिस्क रजिस्टर में हमने लिस्ट आउट किए थे कि नंबर ऑफ लिस्ट ही हैं, तो उसका जो कॉलम है प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट का कॉलम फिल करने के लिए हम यूज कर रहे थे प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स, और उसकी नेचर देखते हुए रिलाई हमने किया कि किस प्रोबेबिलिटी का इम्पैक्ट ये है, और इस तरीके से फिर स्टेक होल्डर एनालाइज कर पाएंगे कि किस रिस्क को पहले रिजॉल्व करना जरूरी है, किस रिस्क को पहले प्रायोरिटाइज करना है और कौन से रिस्क को बाद में प्रायोरिटाइज करना है, यानी कौन रैंकिंग में पहले आएगा और कौन रैंकिंग में बाद में आएगा, और इसको हमने किस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड करना है। ये तरीका होता है कि हम मैट्रिक्स को यूज करते हैं और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर उसको पूरे एक्सपर्ट जजमेंट्स को यूज करते हुए हम उनको कैटेगराइज करते हैं इस रिस्क पे। यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये रिस्क जो हम यूज कर रहे हैं, हम मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, इससे हम क्या, इसको यूज करते हुए हम क्या पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो इसको यूज करते हुए हम रिस्क फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट मैट्रिक्स तो हमें बता रहा था कि इसके चांसेस ऑफ अकरेंस, और उस अकरेंस होने की वजह से उस पर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो उसके बेस पे हम रिस्क को कैटेगराइज कर रहे थे। अब यहाँ वो बात करता है कि इस रिस्क को कैटेगराइज करने के लिए हम किस तरीके से क्या काम कर सकते हैं, हम रिस्क फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये डिजाइन हम क्विकली डन कर लेते हैं, बिकॉज हम एनालाइज कर लेते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, उसके बेस पे हम उसको वहाँ कैटेगराइज कर देते हैं। लेकिन बहुत से डेवलपमेंट टीम, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम वो क्या करती है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में रिस्क की डेफिनेशन बताई थी कि रिस्क इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इम्पैक्ट। तो वो क्या करते हैं, मोस्टली वो रिस्क को स्कोरिंग कर देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी चार्ट एक डिस्कस किया था, फ्रॉम द 5 पॉइंट टू द 1 पॉइंट, वो अपना स्कोर सेट कर लेते हैं, या वो अपने जो हमने स्टैंडर्ड ग्रुप को डिस्कस किया था, हमने उसमें बात की थी कि उन्होंने पूरा 100 नंबर रखे होते हैं और उसमें हर एक लेवल को उन्होंने स्केलिंग की हुई है, और उसके बाद क्वेश्चनियर सेट होते हैं, क्वेश्चनियर की रेशियो निकाली जाती है, फिर उनकी स्कोरिंग होती है। तो वो कहता है कि बहुत सी प्रोजेक्ट टीम इस तरीके से भी काम करती है कि न्यूमेरिक वैल्यूज ले लेती हैं और प्रोबेबिलिटी की न्यूमेरिक वैल्यूज को इम्पैक्ट की न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फिर एक चार्ट बिल्ड करती है कि वो कौन से स्केल पे रिलाई कर रहा है। जैसे कि आगे हम एग्जांपल देखते हैं कि वो किस तरीके से ये काम कर रहा है, कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है। अब हम यहाँ देखें, क्योंकि हमने बात बोला हम रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम ये काम करते हैं, हम रिस्क फैक्टर कैलकुलेट हो रहा है, यानी कैलकुलेशन की बात हो रही है, देयर इज अ क्वांटिटेटिव, यानी हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो अप्रोच, जो न्यूमेरिक अप्रोच यूज हुई थी कि यहाँ पे हम स्कोरिंग के बेस पे प्रोबेबिलिटी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें उसकी बेस पे हम एक चार्ट डेवलप करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट बनाया था, ये इंट्रोड्यूस किया था डिफेंस सिस्टम मैनेजमेंट कॉलेज ने, यूएस के कॉलेज था जिसने ये रिस्क फैक्टर की क्वालिटी को, टेक्निक को इम्प्रूव किया था। अब रिस्क फैक्टर है क्या, रिस्क फैक्टर ये है कि हमें ये पता चले कि कितने नंबर ऑफ रिस्क जो हैं वो अकर हो रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी और जो है इम्पैक्ट को देखते हुए। यहाँ आपके सामने एक डेफिनेशन है, नंबर्स that represent the overall risk of the specific event based on probability and occurrence and the consequences to the project if to do or occur। तो वो ये बात कर रहे हैं कि यही बात होगी कि प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को देखते हुए अगर प्रोजेक्ट में रिस्क अकर हो जाता है तो कितने नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे ये काम हो रहा है, उसको बोलते हैं हम रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर टेक्निक को हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इस पे कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिपेंड करता है कि
किसी भी रिस्क के अक्कर होना और उसका इम्पैक्ट होना हर एक प्रोजेक्ट के लिए वेरी करता है। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं, तो डेफिनेटली अगर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जो है नेचर चेंज होने की वजह से उसके जो आने वाले रिस्क हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, उसके जो रिस्क फैक्टर हैं कि किस वजह से रिस्क आ रहे हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर प्रोजेक्ट पे क्या डिपेंड कर रहा है। तो हमने यहाँ देखा कि प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को यूज करते हुए हम रिस्क फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और बल्कि रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट हम प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के थ्रू कर सकते हैं। अब रिस्क फैक्टर का मतलब कि जो रिस्क आपने प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से हाईलाइट की हैं वो कितने नंबर ऑफ रिस्क की कितने परसेंट की वजह से, किस फैक्टर्स की वजह से वो कर हुए हैं, वो फैक्टर्स हमने देखने हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल को कहते हैं, यहाँ मैंने आपके एक एग्जाम्पल सेट की है। एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल फैक्टर रिस्क है पोटेंशियल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्योंकि एक टेक्नोलॉजी रिस्क है, तो फैक्टर्स क्या हुए हैं रिस्क के, क्या कितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं कि रिस्क आने के, टेक्नोलॉजी रिस्क आने के चांसेस हैं। वो फैक्टर क्या हो सकता है कि सॉफ्टवेयर मेच्योर नहीं है, या टेक्नोलॉजी बहुत कम्प्लेक्स है, टीम को समझ नहीं आ रही, या हमारे डेवलपमेंट हमारे इन्वायरमेंट में सेट नहीं हो पा रहा, हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो पा रही है, इंस्टॉलेशन कन्फिग्रेशन नहीं हो पा रही। तो ये एक रिस्क के फैक्टर है। रिस्क क्या था? टेक्नोलॉजी। और हमने देखा कि ये रिस्क क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी हाई और इम्पैक्ट हाई हो रही है उस वजह। अब किस वजह से रिस्क आ रहा था, ये उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमने बोला नंबर ऑफ द रिस्क जो इंक्लूड हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को देखते हुए, तो ये उसके रिस्क फैक्टर थे। हमारे पास इन वजह से ये रिस्क आ रहा था, ये प्रोबेबिलिटी इन वजह से थी। अब उससे क्या हमें इम्पैक्ट होने वाला था, या तो ये हो सकता था कि हमारे पास इसका ऑप्शन फॉल बैक सोल्यूशन है, या इसकी वजह से इम्पैक्ट ये हो रहा है, अगर फॉल बैक सोल्यूशन है तो इम्पैक्ट बहुत लो है कि हम इसकी जगह कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास वो नहीं है तो डेफिनेटली रिस्क वेरी हाई, या हमारी परफॉर्मेंस या हमारी कॉस्ट पे इफेक्ट होने वाला है, या स्केड्यूल इफेक्ट होगा, कहीं ना कहीं हमारा जो है वो रिस्क हाई लेवल पे जाएगा। तो आपने देखा कि रिस्क फैक्टर कैसे कैलकुलेट हो रहा है कि नंबर ऑफ जितने रिस्क, एक रिस्क है, रिस्क हमने देखा कि हाई है या लो है, और लेकिन उस रिस्क के फैक्टर्स क्या थे, वजह क्या थी, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रिस्क आ रहा था। तो हमारे पास फैक्टर्स कभी हमने देखे कौन कौन से थे, या तो टेक्नोलॉजी मेच्योर नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, या बहुत कम्प्लेक्स है, या हमारे इन्वायरमेंट में रन नहीं हो पा रही, या टीम उसको यूज नहीं कर पा रही। दिस टाइप ऑफ फैक्टर फॉर द टेक्नोलॉजी रिस्क। अब उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उस इम्पैक्ट से या तो ये हो सकता है कि हमारा फॉल बैक सोल्यूशन है, अगर फॉल बैक सोल्यूशन हमारे पास है इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन, तब इसका मतलब इम्पैक्ट इतना हाई नहीं होने वाला। लेकिन अगर हमारे पास इम्पैक्ट सोल्यूशन नहीं है तो डेफिनेटली क्रिएट अ हाई इम्पैक्ट, या इससे हो सकता है हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाए, दैट इज आल्सो अ हाई इम्पैक्ट, या कॉस्ट और स्केड्यूल पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अब आप ये देखो कि इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि एक ग्राफ बनाया, उन्होंने ग्राफ को यूज किया। हॉरिजॉन्टल वर्टिकली प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, और हॉरिजॉन्टली किसको शो कर रहा है, इम्पैक्ट को, यानी कॉन्सिक्वेंसेस को। 0.2 प्रेजेंट कर रहा है 20% को, अगर आप 20 को 100 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आएगा 20%, 40%, 60%, 80% और 10%। इसी तरीके से फेलियर, अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं 20%, 40%, 60%। तो अगर इसका रिस्क रो है तो डेफिनेटली अगर ये 20% है तो लो के स्केल पे रिलाई कर रही है, अगर 40 से अबव जा रहा है तो मीडियम पे रिलाई कर रही है, और अगर इस तरीके से जा रहा है तो ये किस पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, हाई रिस्क पे जा रही है। तो इस तरीके से भी रिस्क फैक्टर देखे जा सकते हैं, रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट किया जा सकता है कि हम पॉइंट की बेस पे, हम हाई लेवल मीडियम को शो करके नहीं कर रहे हैं, हम न्यूमेरिक वैल्यूज की बेस पे, स्कोरिंग की बेस पे हम जो है रिस्क को हाईलाइट करें कि क्या ये रिस्क लो है, क्या ये रिस्क मीडियम है, या क्या ये रिस्क हाई है। पहले हम बात कर रहे थे मैट्रिक्स बना के, जहाँ पे हाई मीडियम और लो की बात कर रहे थे, फिर हमने उसी मैट्रिक्स को यूज करने के लिए यूज किया ताकि रिस्क फैक्टर कैलकुलेट हो सके स्कोरिंग पॉइंट की बेस पे। स्कोरिंग में हमने क्या किया, हमने हाई मीडियम लो वैल्यूज नहीं रखी, हमने उसकी परसेंटेजेस रखी कि कितने परसेंट लो, अगर एरर आ रहा है तो वो लो में आ रहा है, कितने परसेंट एरर आ रहा है तो वो मीडियम में आ रहा है, और कितने परसेंट एरर आ रहा है कि वो हाई रिस्क में आ रहा है। फिर हम बात करते हैं अनदर टेक्निक ये थी, क्योंकि हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में हम दो काम कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से हम उसकी मैग्नीट्यूड यानी उसकी अक्रेंस और उसके इफेक्ट देख रहे थे। अब उसके अक्रेंस और उसके इफेक्ट देखते हुए क्या वो हाई है, क्या वो लो है, क्या वो मीडियम है, या अगर हम रिस्क फैक्टर देख रहे हैं क्या वो कौन से परसेंटेज पे रिलाई कर रहा है, उसकी बेस पे अब हम देखते हुए उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि उसको किस रैंक में रखना है। तो उसको रैंक कर रखने के लिए हम एक टेक्निक यूज कर रहे होते हैं, दैट इज टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग।
ये एक टूल है जो हमें हेल्प करेगा रैंकिंग करने के लिए, और ये हमें एज वेल एज अवेयर करता रहता है मेंटेन रिस्क को मेंटेन करने के लिए कि इस वक्त हम रिस्क की कौन सी कैटेगरी भी क्या है, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमें अवेयर कर रहा होता है। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं एज वेल एज हम क्या बात कर रहे हैं कि ये इसको हमें प्रोडिकली रिव्यू भी करवा रहा है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, एक एनालिसिस टूल है जो हमें रैंक करने में हमें हेल्प करे। अब ये रैंकिंग का क्राइटेरिया ये कैसे मैप होता है, रिव्यू कैसे करते हैं हम, ओवरऑल लाइफ साइकिल में कैसे पता चल रहा होता है कौन सा रिस्क का रैंक कौन सा है, कौन से रिस्क की प्रायोरिटी कौन सी है, उसके लिए भी हम एक टेबल बनाते हैं, उसके लिए भी हम एक टूल सेट करते हैं, टेक्निक सेट करते हैं। अब उस टेबल में क्या होता है, सबसे पहले लिस्ट ऑफ रैंक आइटम्स होती हैं, यानी जिसका लिस्ट ऑफ रिस्क होते हैं। उसके बाद जो करंट मंथ में, सपोज करो मैं अभी टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग यूज कर रही हूँ, तो मैंने सबसे पहले देखना है मेरे रिस्क कौन से हैं, मैं उस कॉलम में वो रिस्क बनाऊंगी। दूसरे कॉलम में इस मंथ का मैं देखूंगी कि मैंने रिस्क को कौन से रैंक में रखा हुआ है, यानी दिस मंथ, यानी जुलाई का मंथ अभी चल रहा है, तो अभी जो मैं रिस्क की रैंकिंग करूंगी वो जुलाई की होगी। फिर जून, लास्ट मंथ हमारा कौन सा था, जून का, तो डेफिनेटली फिर मैं प्रीवियस रैंकिंग भी करूंगी, प्रीवियस रैंकिंग क्या थी। उसके बाद मैं एक कॉलम बनाऊंगी कि जो हमारे पास जो है पिछले लास्ट मंथ में, यानी प्रोजेक्ट जब तक चल रहा था, ये पर्टिकुलर रिस्क कितनी बार जो है वो रैंकिंग में रहा है, कितनी बार ये है जो टॉप 10 रैंकिंग में आया है। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, मैं आपकी असाइनमेंट सेट करती हूँ, आपका प्रोजेक्ट रन कर रही हूँ, और फर्स्ट डे से हम आपके एमएससी स्टार्ट होती है और आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। अब आपकी एमएससी कंप्लीट हो रही है 24, यानी आपके 18 मंथ्स में। अब आपकी हर मंथ में देख रही हूँ, हर मंथ आपकी असेसमेंट हो रही है, तो अब मैं ये देख रही हूँ कि जो है फॉर एग्जांपल आपकी जो है असाइनमेंट आ रही है, मैंने असाइनमेंट की रैंकिंग रखी हुई है कि इंटरफेस किसने अच्छा बनाया, लॉजिक्स किसने अच्छे क्रिएट किए, टाइम पे किसने दिया, तो डेफिनेटली ये मेरे डिफरेंट रिस्क से ये प्रॉब्लम थी। अब फर्स्ट मंथ में जब मैंने असेसमेंट की तो मैंने उसको रैंक किया कि नंबर 1 पे ये आया प्रॉब्लम्स, नंबर 2 पे ये ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, नंबर 3 पे ये। फिर मैं नेक्स्ट मंथ आती हूँ, तो फिर वो जब नेक्स्ट मंथ पे जाऊंगी तो वो फिर रैंकिंग करूंगी, तो वो मेरी हो जाएगी करंट रैंकिंग, और जो मैंने पिछले मंथ की होगी वो मेरी प्रीवियस रैंकिंग। फिर उसके बाद होगी कि मैं ये देखूंगी कि आफ्टर 10 मंथ्स या आफ्टर 18 मंथ, या मैं ये देखूंगी कि पूरे मंथ्स में ये जितने मैंने रिस्क हाईलाइट किए थे वो कितनी बार कितने रिस्क में आया है, कितनी बार वो टॉप 1 पे रहा है, कितनी बार ये टॉप 2 पे रहा है, कितनी बार ये टॉप 3 पे रहा है। तो एक कॉलम वो बनेगा जिसमें मैं देखूंगी मेरे पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में ये कितनी बार रिस्क जो है वो टॉप 10 में रहा है और कितनी बार टॉप 10 से बाहर आया। उसके बाद मैं उसकी समरी बताऊंगी ताकि मैं अपने रिव्यू कर सकूंगी कि मैंने उसके लिए क्या रिस्पॉन्ड लिया। अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं कि कैसे इस पे काम करना है। ये देख रहे हो कि ये आपके पास आ रहा है जो है यहाँ पे टेबल आपको नजर आ रहा है। सपोज ये मेरे रिस्क थे, प्लानिंग अच्छी नहीं है, पुअर डेफिनेशन है, लीडरशिप अच्छी नहीं हुई है, कॉस्ट एस्टिमेशन अच्छी नहीं है, और पुअर एस्टिमेशन हो रही है। अब मैंने जब इसको करंट मंथ में, सपोज मैंने जुलाई में इसकी असेसमेंट की, तो जो प्लानिंग थी वो नंबर 1 रैंकिंग पे, यानी हाई प्रायोरिटी के साथ। फिर पुअर डेफिनेशन हुई वो नंबर 2 पे मैंने रैंक किया, फिर इस रिस्क को 3 पे, इसको 4 पे और इसको 5 पे। सपोज ये मेरी जुलाई की रैंकिंग है, तो हो सकता है मैंने जून में भी इसकी रैंकिंग की हो, तो जून में प्लानिंग नंबर 2 पे थी, डेफिनेशन मेरी 3 पे थी, वीक लीडरशिप मेरी 1 पे थी, पुअर एस्टिमेशन मेरी 4 पे थी, और ये हमारे पास 5 में थी। फिर मेरा ये था नंबर ऑफ मंथ्स इन टॉप 10, यानी कितने महीने ये जो रिस्क हैं वो टॉप 10 में रहे हैं। तो प्लानिंग जो है वो सपोज करो 12 महीनों का हमारा प्रोजेक्ट था, तो 12 महीनों में जो है इनएडुकेट प्लानिंग 4 बार टॉप 10 में रहा है। ठीक है, पुअर डेफिनेशन कितनी बार टॉप 10 में रही है, 3 टाइम। एब्सेंस कितनी बार टॉप 10 में रही है, 2 टाइम। पुअर कास्ट कितने टाइम रही है, 3 टाइम। पुअर एस्टिमेशन कितने टाइम रही है, 3 टाइम। यानी मैंने टॉप 10 रिस्क रखे हुए थे, इतनी इतनी बार इतने महीनों में ये टॉप 10 में रहे हैं। अब उसके बाद रिस्क रेजोल्यूशन प्रोग्रेस मुझे देखना है कि कैसे मैं इसको प्रोग्रेस करूंगी, अपने रिस्क को मैनेज कैसे करूंगी, मुझे साथ साथ ये भी बताना है कि कैसे मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगी। इन एडुकेट प्लानिंग अगर रिस्क आ रहा है तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, मैं दोबारा से रिवाइज करूं प्लानिंग को अपडेट करूं। पुअर डेफिनेशन का मतलब है दोबारा से कस्टमर से रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करूं और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर दोबारा क्लैरिफाई करूं, स्कोप दोबारा बनाऊं। तो हमें साथ साथ ये बनाना पड़ता है। और ये जो टेक्निक होती है इसको बोलते हैं कि हमारे पास जो है ये हमारे पास हो रहा होता है टॉप 10 रैंकिंग टेक्निक होती है, जिसमें हम रिस्क को रैंक कर रहे होते हैं, जिससे हमें पता चल रहा होता है कि रिस्क लास्ट मंथ क्या रैंक रहा है, करंट मंथ क्या रहा है, या पिछले काफी महीनों से कितनी बार ये टॉप 10 में रिस्क आ चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट कौन इंट्रोड्यूस करवाया था, किसने करवाया था, माइक्रोसॉफ्ट सोल्यूशन फ्रेमवर्क, जिसने ये रिस्क मैनेजमेंट एक मॉडल प्रोवाइड किया था, जिससे हम अपने टॉप 10 मास्टर रिस्क को हाईलाइट कर पाएं और उस पर फोकस कर पाएं। क्योंकि अगर मेजर हाई प्रायोरिटी के रिस्क सॉल्व हो जाए तो मेजर रिस्क कैन बी अवॉइड और कैन बी मिटिगेट, उसको रिमूव किया जा सकता है।
फिर हम बात करते हैं जब ये काम हो जाता है तो दूसरी टेक्निक हमारे पास आती है रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू। अब रिस्क का रिव्यू होता है प्रॉपर्ली हमारे पास कि हम किस तरीके से इसको रिव्यू करते हैं। पहली रिव्यू में हम क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट होती है और कस्टमर होते हैं, जो सब, क्योंकि हमें पता है कि बेटर ये होता है कि स्टेक होल्डर फर्स्ट इससे हमारे साथ इन्वॉल्व है, तो हम उनको बताते हैं, उनके साथ मैनेज रिव्यू करते हैं मिलके कि कौन से रिस्क इन्फ्लुएंस करेंगे प्रोजेक्ट पे और कौन से रिस्क नहीं करेंगे, कौन से रिस्क इन्फ्लुएंस होने पे नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है और कौन से रिस्क का पॉजिटिव इफेक्ट होने वाला है। उसके बाद सेकंड में हम फिर साथ साथ पहले तो इन्फ्लुएंसेस बताते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं, फिर उनकी स्ट्रेटेजीज भी कस्टमर और स्टेक होल्डर्स को बताते हैं कि इसके लिए हमने ये स्ट्रेटेजीज सेट की हैं ताकि हम रिस्क को अल्टरनेटिव तरीके से हैंडल कर सकें। और थर्ड वन, हम उन्हें डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं और कॉन्फिडेंस देते हैं मैनेजमेंट और हमारे कस्टमर को कि हम अपने सिग्निफिकेंट रिस्क को हैंडल कर लेंगे और उसको हम इजिली रिकवर कर लेंगे और हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज हैं उसको कंप्लीट करने की। इस रिव्यूज के बाद यानी कस्टमर को पहले इन्फ्लुएंस बता लिया, फिर उन्हें स्ट्रेटेजीज बता लिया और फिर उन्हें कॉन्फिडेंस दे दिया कि हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, रिस्क एनालिसिस करने पे हमें क्या आउटपुट मिला, हमें आउटपुट ये मिला, हमारा रिस्क रजिस्टर अपडेट हो गया, हमने उसके प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट्स के रैंक अपडेट कर दिए, रैंकिंग अपडेट कर दी, उसके बाद हमने उसको प्रायोरिटाइज भी अच्छे से कर लिया। दैट इज द आउटपुट ऑफ द क्वालिटी, जिससे हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कौन से रिस्क को हैंडल करना ज़्यादा ज़रूरी है और कौन से रिस्क को हम हैंडल करने के लिए हमें करना पड़ेगा। और उसको उस चीज़ों के लिए जो हम ये रिस्क रजिस्टर अपडेट कर रहे हैं, हमारी डॉक्यूमेंटेशन अपडेट कर रहे हैं, उसका मतलब है हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट कौन सी होती है, वॉच लिस्ट हम क्योंकि हाई रिस्क भी देख पा रहे हैं, रैंकिंग करके प्रायोरिटाइज भी कर रहे हैं और एज वेल एज हमें लो लेवल की पता भी चल रहा है कि लो लेवल के रिस्क कौन से हैं, और वो जो रिस्क हम कर रहे हैं उस लिस्ट को, वो जो लिस्ट में आएंगे उस लिस्ट को बोलेंगे वॉच लिस्ट, जिसमें लो प्रायोरिटी के लोग होंगे और हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इसको भी रिजॉल्व कर पाएंगे। अब जो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाता है कि इस तरह के रिस्क हैं और इसका ये लेवल है, अब उसको सॉल्व करने के लिए क्वांटिटेटिव मेजर्स लिए जाते हैं, यानी मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया जाता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अब अपने रिस्क को क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के बाद जो रिस्क हमने यहाँ हाईलाइट किए हैं उनको एक स्केल में सेट किया, उसकी रैंकिंग किया, अब उसको हम लेके चलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ओके, सो अब आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरी कोई पॉइंट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इज देयर एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन? ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज।